आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है? यानी कि हमारे माता पिता से जो लक्षण हमारे अंदर आए हैं और हमारे माता पिता के अंदर उनके माता पिता से जो लक्षण आए हैं, उनकी जो ये गति हो रही है, गमन हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं, उन लक्षणों को हम कहते हैं आनुवंशिकी। यानी वो जो लक्षण है, पैतृक लक्षण, वो लक्षण ही आपके क्या कहलाएंगे? आनुवंशिक। यानी उनकी गमन करना, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जा रहे हैं, इसके अध्ययन को हम देख रहे हैं, तो ये हमारी आनुवंशिकी की शाखा में की जाती है। साइंस की एक शाखा होती है विज्ञान की, आनुवंशिकी। उसके अंदर जैसे लिख रखा है कि जीवों के ऐसे लक्षण जो पीढ़ीगत का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में के रूप में प्रसारित होते हैं, उन्हें वंशानुगत या आनुवंशिकी लक्षण, इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स कैरेक्टर्स कहा जाता है। अब आपको पता है कि माता पिता से हमारे अंदर और हमारे से आगे दूसरी जनरेशन में जाएंगे और पिछली कई जनरेशनों से ये गुण हमारे अंदर आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे को देख के जब उसका जन्म होता है कि इसकी नाक इसके पिताजी को गई है या दादाजी को गई है, इसकी आँखें उसको गई, तो ये क्या है? ये कैरेक्टर हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, गुण हैं। तो ये सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, उन्हें हम कह रहे हैं वंशानुगत या आनुवंशिकी लक्षण। ये पैतृक गुण या आनुवंशिकी गुण कहलाते हैं। गुणों यानी ट्रेट्स का संचरण पैतृक गैमेट्स के युग्मकों के द्वारा पीढ़ीगत होता है। अब मैंने आज जो क्लास पढ़ाई थी आपको, उसमें युग्मक पढ़ाए थे, और युग्मक हम जानते हैं कि युग्मक दो ही बने थे हमारे। एक युग्मक बना था आपके शुक्राणु नर युग्मक, और मादा युग्मक था आपके अंडाणु। ये बात सबको पता है। आज क्लास के अंदर जब क्लास चली थी तो मैंने बताया था कि युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है। जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, ऐसी शाखा आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। वर्ष 1905 में 1905 यानी कि 1905 में आनुवंशिकी का शब्द के रूप में जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक था, वो था वैटसन। वैटसन के द्वारा आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता को मूल सिद्धांत बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स को हम देखें तो वह है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी मेंडल। जीवों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से संतानों में आते हैं, जिनके कारण माता पिता व उनकी संतानों में समानता होती है। तो ये वही लक्षण है जो माता पिता में भी है और हमारे अंदर भी है। इन लक्षणों का नाम ही हम कह रहे हैं कि इनको वंशानुगत या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण एक जाति के सजीवों के मध्य परस्पर भिन्नताएं पाई जाती है। 9th क्लास के अंदर आपने कोशिका विभाजन जब पढ़ा था, जब मैंने आपको कोशिका विभाजन पढ़ाया था, तो ये जो शब्द है आपके जीन विनिमय, इस शब्द को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था कि किस प्रकार से एक गुणसूत्र जो होता है उसके अंदर परस्पर ये टुकड़े इस टाइप से मिलके अपने करैक्टर्स को आदान प्रदान करते हैं। तो जीन विनिमय के द्वारा क्या होता है कि गुणों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि लक्षण बदलते हैं। तो जीन विनिमय के कारण क्या होता है, जाति के सजीवों के मध्य भिन्नताएं आती है, वेरिएशन आता है। जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो जीन शब्द से हुई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा कि जीन क्या है, व्हाट इज जीन, जीन शब्द क्या है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है आपका जेनेटिक्स। इस पूरे पाठ में आप जब पढ़ोगे वो इसी के ऊपर बेस रहेगा कि आनुवंशिकता क्या है, किस प्रकार से गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, कौन से गुण जा रहे हैं, कौन से गुण जाने के बावजूद भी वहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहे। मेंडल ने इसके पीछे कई सारी रिसर्च की और अपने नियम दिए। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया और चयन करने के बाद में ये सारी चीज़ें समझाई। देखो अभी हमने
आनुवांशिकी के बारे में पढ़ा। अब मेंडल ने आनुवांशिकता के क्या क्या सिद्धांत दिए, सिद्धांतों को देने के लिए क्या क्या बातें उन्होंने हमें बताई, उसकी पूरी जो डिक्शनरी है, ग्लॉसरी है, शब्दावली है मेंडल की, उसको समझेंगे। उससे पहले कुछ लाइनें हैं, इनके आपको अभी अर्थ समझ में कुछ के आएंगे कुछ के नहीं आएंगे, लेकिन इसकी जो शब्दावली है उसको हम समझेंगे इसके बाद में। जैसे कि मेंडल क्या है, मेंडल ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रिया आपके यूरोप में कंट्रीज है। ये क्या थे, पादरी थे चर्च के अंदर, चर्च में ये क्या थे, पादरी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम एकांकी का मतलब एक जोड़ा पूरा, एकांकी गुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया। भाई बहुत सारे गुण होते हैं हमारे, जैसे मैं आपको बात बताऊं, एक शब्द आएगा जो मैं आपको बता भी रहा हूं, जिसे हम कह रहे हैं लक्षण, जो बोला भी है मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ाया भी है, जिसे कह रहे हैं हम कैरेक्टर्स। क्या है लक्षण? लक्षण को समझो। सबसे पहले लक्षण का मतलब जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि हमारे लक्षण है, लंबाई एक लक्षण है, ये कैरेक्टर है लंबाई। अब लंबाई, किसी की लंबाई 5 फीट है, किसी की 6 फीट है, किसी की 7 फीट है, किसी की 5.5 फीट है, किसी की 5 फीट से भी कम है। तो ये जो लक्षण है ये कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि लक्षण हो गया आपके शरीर की लंबाई, या फिर लक्षण हो गया आपके कि शरीर का रंग, कि आप गोरे हो या सांवले हो। जैसे कि लक्षण हो गया आपके कि आपके आँख का रंग, जैसे कईयों की आँख बिल्कुल ब्लैक रंग की है, कईयों की आँख भूरी है। तो इस टाइप से ये लक्षण होते हैं। लक्षण जो है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो ये जो शब्द दिया है कि गुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया, तो आनुवांशिक जो एकांकी आनुवांशिकी जो गुण है, गुण का मतलब आपके लक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए जो पदार्थ का जो चयन किया, जो पदार्थ लिया, वो लिया उन्होंने उद्यान मटर, पाइसम सटाइवम, इसका वैज्ञानिक नाम है मटर का। इसमें 7 जोड़ी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, या फिर इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया, जिनको हम देखेंगे। जैसे कि मेंडल के द्वारा प्रयोग में लिए गए मटर के 7 जोड़ी गुणों में प्रत्येक जोड़े में एक गुण प्रबल है, एक गुण अप्रबल है, या दूसरा अप्रभावी है। अब कैसे है, जैसे कि मटर का पौधा है, हमने मटर का पौधा लिया, आगे मैं यही बात पढ़ाने वाला हूँ आपको। अब मटर के पौधे में इन्होंने 7 जोड़ी विपयार्सी लक्षण लिए। जैसे कि एक लक्षण की बात करूं तो आपके लक्षण का मतलब कैरेक्टर, यानी कि लंबाई का लक्षण लिया, यानी कि पादप की लंबाई। या तो पादप क्या होगा आपका, लंबा होगा, यानी कि एक्चुअल में ये लक्षण क्या हो गया आपके लंबाई, हाइट, कि पादप की क्या हाइट है। या तो पादप की लंबाई की बात करें तो पादप क्या हो जाएगा, लंबा, और या फिर पादप क्या हो जाएगा, बौना, बौनेपन का कैरेक्टर रहेगा। या तो पादप लंबा होगा या पादप बौना होगा। इसी तरीके से ये जो प्रबल गुण है, प्रबल गुण क्या होता है, हमेशा अप्रबल गुण को दबाने की क्षमता रखता है। यानी हम बात करें तो प्रबल जो गुण है, जैसे लंबाई वाला गुण को हम प्रबल मानते हैं, लंबाई वाला जो गुण है उसको प्रबल मानते। क्यों मानते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रबल गुणों के लंबेपन को हम टी, यानी हमेशा ABCD के जो बड़ा वाला अक्षर है, कैपिटल अक्षर है, उससे ही प्रदर्शित करेंगे। और अप्रबल जो गुण है, बौनेपन का जो गुण है, स्मॉल टी, यानी कि आपके ABCD की स्मॉल जो ABCD है अल्फ़ाबेट, उससे प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे बात करें टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये तो क्या हुआ आपका प्रभावी लंबेपन का, और स्मॉल टी क्या हुआ आपके अप्रभावी और बौनेपन का। ये गुणों को प्रदर्शित करने के लिए हमने ABCD के अल्फ़ाबेट्स का उपयोग किया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। आगे मैं आपको भी मेंडल की शब्दावली बताने वाला हूँ, उस चीज़ को आप देखोगे। तो ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं से हम नियमों को समझेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये है मेंडल की शब्दावली, जो आनुवांशिक शब्दावली उसने दी थी।
उसमें पहला शब्द है जीन, जिसको पहली बार समझाया था जॉनसन ने। समझ में तो ये मेंडल के आ गया था, लेकिन मेंडल ने जीन ना कह के इसको कारक कहा, फैक्टर। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, यानी कि जो हमारे शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करेगा उसे हम जीन कहेंगे। युग्म विकल्पी क्या होता है? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2, 3 या अधिक विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखा जाए तो पौधे की हाइट, ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 युग्म विकल्पी हैं, कैपिटल टी लंबापन व स्मॉल टी बौनापन। अब ये शब्द है जो हमारे सामने जीन, इसके युग्म विकल्पी का मतलब एलिल, यानी कि 2 युग्म है या 3 युग्म है या 4 युग्म विकल्पी है। तो किसी जीन के एक या एक से अधिक संभावित रूप जो क्रोमोसोम गुणसूत्र में एक ही स्थान पे पाया जाता है जाती है, उसे हम एलिल कहते हैं। आपको पता है कि शुक्राणु तथा अंडाणु, इन दोनों में अगर हम देखें तो ये 2 अगुणित कोशिकाएं हैं। अब जैसे क्रोमोसोम हमारे शरीर में हम बात करें तो 23 जोड़ी मनुष्य की कोशिकाओं में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अर्थात 46। पर एन के मतलब की बात करें तो 23 इधर है, 23 ही इधर है। अब कोई एक गुणसूत्र है, उसकी विशेष एक स्थिति पे जीन पाई जाती है, उस जीन की जो फॉर्म है वो 2 है या 3 है या 4 हो सकती है। अब जैसे कि बात करें कि मनुष्य की ऊंचाई क्या है, उसकी हाइट की जो जीन है, कोई मनुष्य तो लंबा हो सकता है और कोई मनुष्य बौना हो सकता है आपका। तो लंबेपन और बौनेपन की जो जीन है वो हमें शुक्राणु या अंडाणु से मिलेगी या दोनों से मिलेगी। अब दोनों से जो जीन मिल रही है, अगर वो लंबेपन वाली मिल रही है तो हम क्या हो जाएंगे, लंबे। या किसी एक से ही हमें लंबेपन की जीन मिल रही है तो लंबापन क्या है, प्रभावी लक्षण है, प्रबल लक्षण है, तो हम लंबे हो जाएंगे। अगर दोनों से ही शुक्राणु और अंडाणु दोनों पे जो जीन है उसकी जो एलिल है, फॉर्म है, अगर दोनों से ही हमें बौनेपन की मिल रही है, यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी मिल रही है तो लंबापन। और अगर कैपिटल टी तो मिली हमें शुक्राणु से, स्मॉल टी मिली हमें अंडाणु से, तो भी लंबापन, क्योंकि प्रभावी जीन कौन सी है हमारी, लंबापन की। और अगर बौनापन है, दोनों से अगर कैपिटल टी की जगह अगर हमें मिल गए स्मॉल टी, तो मनुष्य क्या हो जाएगा आपके, बौना। तो इस तरीके से जीन काम करती है। जीन क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है। अल्टरनेटिव जो फॉर्म्स है वो जीन की एलील कहलाती है, यानी कि अनेकों रूप। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो रक्त है, रक्त की जो जीन है वो एक है। अब उसमें हम देखते हैं कि रक्त की ए, बी और ओ 3 एलील है इसके, जिसके कारण रक्त ए है, बी है और ओ है। तो रक्त के प्रकार हम देखते हैं, आपको पता है रक्त 4 प्रकार का होता है हमारा, ए, बी, ए बी और ओ। पर हम इन एलीलों को देख रहे हैं तो इन एलीलों के आधार पर हम कह रहे हैं कि जीन तो एक ही है रक्त का, लेकिन उन पे एलील कितने पाए जाते हैं, 3। इसी कारण किसी मनुष्य का रक्त का जो समूह है वो ए है, किसी का बी है। अब किसी पे दोनों जीन एक ही जगह है तो ए बी है, और अगर एक भी जीन नहीं है वहाँ पे ओ है रक्त समूह। तो इस प्रकार से जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उन्हें हम एलील कहते हैं। एलील में और जीन में अंतर समझना, जीन मेन चीज़ है। जीन की जो प्रकार हैं उन्हें हम, जीन के जो प्रकार हैं हम उन्हें एलील के रूप में देख रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे गुण हैं। अब जैसे मैंने ये हाइट का लिया आपके सामने, ऊंचाई का, इसी तरीके से मनुष्य का जो रंग है, अब जैसे जीन है रंग, जैसे आपको बताया कि रंग बहुत अलग अलग तरीके के हैं। जैसे कि हम भारत के रूप में बात करें तो भारत में जो रंग पाया जाता है वो आपके
केवल हम बात करते हैं कि आपके गोरापन और आपके सांवलापन। अगर हम और ज़्यादा बात करेंगे, जैसे कि हम बात करें ब्रिटेन की, यूरोप की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेयर होता है रंग, बहुत ज़्यादा गोरे। और अगर हम बात करें अफ्रीका में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सांवलेपन, बिल्कुल काला डार्कपन आ जाता है। तो हमारा जो शरीर की जो त्वचा है, इसका भी रंग अलग अलग है, तो इनके भी जीन अलग अलग होंगे। यानी कि रंग क्या है, एक लक्षण है, और इस लक्षण का एक जीन है। और जीन के प्रकार कितने हो गए देखो, गोरापन, सांवलापन, बिल्कुल ब्लैक, डार्क ब्लैक जो अफ्रीका में पाए जाते हैं बिल्कुल काले व्यक्ति, एक अंग्रेजों की तरफ जो पाए जाते हैं बिल्कुल गोरे व्यक्ति। तो जीन तो एक है, लेकिन उसके प्रकार आप देख रहे हो, उसकी फॉर्म कितनी है, अलग अलग है, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, कितनी भी हो सकती है। इसी तरीके से हमने रक्त का देखा, मैंने आपको ऊंचाई के आधार पर बताया। इसी तरीके से हम नाक का देखते हैं। या फिर मैं बात करूँ, जैसे सपोज करो कि नाक है, अब नाक का आकार, अब नाक के अगर आकार की बात करें तो आप समझ सकते हो किसी की नाक इस तरीके से है बिल्कुल, किसी की नाक ऐसे पैनी है बिल्कुल, किसी की नाक इस तरीके से पकोड़े टाइप से है। तो नाक के आकार को भी हम अलग अलग से वेरी कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन। तो नाक की जो आकार की जीन है वो तो एक है, लेकिन जीन में हम देख रहे हैं कि उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म पाई जा रही है, अलग अलग फॉर्म्स पाई जा रही है। तो आपको ये जो शब्द है जीन, इसको समझना है कि जीन क्या है। तो जीन के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोशिका में होता है डीएनए। तो डीएनए के एक विशेष खंड को हम जीन का नाम देते हैं। एक डीएनए के विशेष भाग या खंड को हम जीन का नाम देते हैं। और जीन लक्षणों को प्रकट करता है। लक्षण आपके क्या है, जो मैं आपको बता ही रहा हूँ। लक्षण का मतलब गुण आपके, जैसे रंग है, ऊंचाई है आपके, इसके अलावा जैसे आपके रक्त का प्रकार है, तो ये सब क्या हमारे लक्षण है। बंद कर दिया। अब जो नेक्स्ट इसकी शब्दावली है, हमने 2-3 चीज़ें पढ़ ली हैं इसमें। और नेक्स्ट जो शब्दावली है वो है आपके कारक, जो मैं बता भी चुका हूँ आपको। ट्रेट्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों को कारक कहा गया। यानी कि जीवों के जो आनुवांशिक लक्षण हैं, यानी कि हमारे कैरेक्टर्स हैं, उनको कारक कहा, ट्रेट्स कहा मेंडल ने। दूसरा शब्द है मेंडल की शब्दावली का समयुग्मजी, होमोजाइगस। युग्म विकल्पी के दोनों कारक एक समान होना, अर्थात दोनों प्रभावी या अथवा दोनों अप्रभावी होना, इसे हम कहते हैं समयुग्मजी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजाइगस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो युग्मक हैं आपके, अब युग्मक का मतलब आपके वही शुक्राणु और आपके अंडाणु। अब दोनों के तरफ से एन और एन आपके 23 गुणसूत्र। अब आपको बताया कि 2 नंबर जो गुणसूत्र है, चाहे वो अंडाणु का 2 नंबर गुणसूत्र हो, चाहे वो शुक्राणु का। अब 2 नंबर गुणसूत्र पे, यहाँ पे जो गुणसूत्र है 2 नंबर, उस पर अगर टी है, और इसका जो 2 नंबर गुणसूत्र है उस पर भी अगर टी है, तो रिजल्ट में आ गया आपके कैपिटल टी, यानी कि प्रभावी। लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी ना होके स्मॉल टी हो गया, तो यहाँ पे आपके आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर भी प्रभावी। पर ये तो हुआ समान, कैपिटल टू कैपिटल दोनों ही बड़े, और ये हुआ असमान, विषम, जो दूसरा है हमारा विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस। युग्म विकल्पी के दोनों कारकों में से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, यानी स्मॉल टी। उदाहरण के लिए विषम युग्मजी लंबे पादप में युग्म विकल्पी होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आपको पता है कि पादप की जो आपकी ऊंचाई है, ये क्या है, एक आपके लक्षण है, कैरेक्टर। अब जो प्रभावी है आपके, जो प्रभावी जो एलील है वो है आपके टी। अब ये टी स्मॉल टी के साथ है, तो स्मॉल टी के प्रभाव को दबा देगा, जो हम फर्स्ट, दूसरे, तीसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो प्रबल जो कारक है, प्रबल जो कारक है वो अप्रबल कारक के प्रभाव को दबा देता है, उसको सप्रेस कर देता है। अब विषम का मतलब होगा कि दोनों के दोनों
अलग अलग होना, यानी कि एक से हमें मिला कैपिटल टी और एक से मिला हमें स्मॉल टी। सम का मतलब होता है कि दोनों से समान मिलना, कैपिटल टू कैपिटल। ये वाला अगर हमें दोनों से ही स्मॉल टी और स्मॉल टी मिला तो ये भी आपके क्या हो गया, सम। सपोज करो कि 3 नंबर गुणसूत्र है और उस पर आपने देखा कि स्मॉल टी शुक्राणु से मिला है और स्मॉल टी आपके अंडाणु से मिला है, तो ये हो गया हमारा। तो समयुग्मजी का मतलब समान और विषमयुग्मजी का मतलब असमान। आगे शब्द हैं आपके विकल्पी, जिसे मैं एलील के रूप में पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। एक कारक के विभिन्न प्रारूप विकल्पी यानी कि एलील कहलाते हैं, यानी कि जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म, जीन की विकल्प के रूप में, उसका विकल्प के रूप में हमारे सामने एक प्रारूप आया है। अब है आपके एकल संकरण। एकल संकरण का मतलब होता है कि एक समय में एक जोड़ी युग्म विकल्पी गुणों को क्रॉस करवाया जाता है। अब जैसे मैंने कहा एक जोड़ी गुण, एक जोड़ी गुण का मतलब एक गुण। अब एक गुण की बात करें तो जो मैं अभी जो बात कर रहे हैं हम, जैसे गुण आपका वही है कि पादप की ऊंचाई, यानी उसकी हाइट से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम। तो पादप, एक पादप है आपका लंबा और उसी का दूसरा जो गुण है वो है आपके बौनापन। तो है तो एक ही गुण, तो एक ही गुणों के बीच में अगर क्रॉस करवाया जा रहा है तो ऐसे क्रॉस को बोलते हैं एकल संकरण। द्विसंकरण, द्विसंकरण का मतलब एक समय में दो जोड़ी युग्म विकल्पी गुणों को क्रॉस करवाया जाता है। जैसे एक तो ले लिया हमने पादप की क्या लंबाई ले ली, एक तो पादप की लंबाई ले ली, पादप लंबा है या बौना है, और एक ले लिया हमने पादप के पुष्प का रंग, पादप के पुष्प का रंग। अब रंग आपको पता है कि फूल का रंग या तो सफ़ेद हो सकता है या फिर लाल हो सकता है। तो एक तो पादप का दूसरा जो गुण लिया वो तो लिया पुष्प का रंग, और एक ले लिया हमने पादप की लंबाई। तो दो गुणों का अगर एक साथ क्रॉस करवाया जाए तो उसे कहते हैं द्विसंकरण क्रॉस। ये क्या है आपके कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मेंडल के 3 नियम है, उसमें एक नियम है आपके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ, स्वतंत्र अपवहन का नियम, कि किस प्रकार एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बंधा हुआ नहीं है, वो उसको छोड़ के दूसरे के साथ जा सकता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे उस नियम की हल्की सी झलक दे रहा हूँ कि जो पादप लंबा है, जो पादप लंबा है उस पर सफ़ेद रंग के पुष्प लगते हैं, और जो पादप बौना है, जो पादप आपके बौना है उस पर लाल रंग के पुष्प लगते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो पादप आपके लंबा है उस पर सफ़ेद रंग के फूल लगेंगे, और जो पादप बौना है, छोटा है, उसकी हाइट कम है, उस पर लाल रंग के फूल लगेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट जो पीढ़ी में हम जाके देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पादप की हाइट तो ज़्यादा है लेकिन उस पर जो फूल लगा है वो लाल रंग का लगा है। यानी कहने का मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है, नियम जो है मेंडल का, वो थर्ड नियम हमें यही समझाता है कि एक कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के अधीन नहीं है, बंधा हुआ नहीं है कि हमेशा सफ़ेद जो फूल है वो लंबे वाले पादप पर लगेंगे ना, वो छोटे जो पादप की कम हाइट है उस पर भी लग सकते हैं। तो ये वो चीज़ है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा ही उस नियम को समझाया जा सकता है। इसी तरीके से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 3 लक्षणों को, 3 गुणों को एक साथ ले ले। पोलो हाइब्रिड यानी बहुत सारे गुणों को एक साथ ले लिया जाता है। तो ये है मेंडल की आपके शब्दावली। इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ आपको वो भी शब्दावली आपके आगे ही चलती रहेगी, कंटिन्यू आपके। जो हम पढ़ रहे थे मेंडल की शब्दावली, उसमें नेक्स्ट हैं आपके F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, इसी तरीके से F2 पीढ़ी, फिर F3 पीढ़ी, F4 पीढ़ी। मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमारे दादाजी, फिर हमारे पिताजी वाली जनरेशन, फिर उसके बाद में हमारी जनरेशन। तो अगर हम हमारे पिताजी वाली जनरेशन को पैतृक जनरेशन मानते हैं तो F0, हमको मानेंगे F1। तो इसी तरीके से है आपके F1 पीढ़ी। इसका पूरा नाम है आपका प्रथम संतानीय पीढ़ी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये टर्म्स आपके काम आएगी F1 F2 की तरीके से। दूसरा है आपके शुद्ध पादप, प्योर ब्रीड, ऐसे पादप जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले पादप उत्पन्न करते रहें, उन्हें शुद्ध पादप कहते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई पादप लंबा है, अब वो लगातार वो अपनी लंबाई को
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, हर पीढ़ी में सारे के सारे पादप लंबे ही होते जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध पादप, प्योर ब्रीड कहते हैं। इसी तरीके से आपके 9 टर्म्स है आपके व्युत्क्रम क्रॉस, व्युत्क्रम भी आएगा, आपके टेस्ट क्रॉस भी आएगा, फर्स्ट क्रॉस वगैरह, ये सारे क्रॉस आएंगे, और भी क्रॉस है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आपके रेसिप्रोकल क्रॉस। अप्रभावी लक्षण वाले नर जनक एवं प्रभावी लक्षण वाले मादा जनक के मध्य होने वाले क्रॉस को व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। ये जितने भी मैं आपको टर्म्स पढ़ा रहा हूँ, इनमें जैसे कि ये व्युत्क्रम क्रॉस आ गया आपके, ये शुद्ध पादप आ गए, F1 पीढ़ी आ गया, ये सारे के सारे टर्म्स आपको जब मेंडल के नियम पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे। ये अभी केवल आपको मैं इनकी डेफिनेशन वगैरह बता रहा हूँ, इनका मीनिंग आपको पूरी तरीके से नियमों के साथ ही समझ में आएगा। जैसे जैसे नियम चलेंगे वैसे वैसे एक एक टर्म्स आपको समझ में आती रहेगी। कुछ ऐसी टर्म्स है जो अभी समझ में आ जाएगी, कुछ आपको नियमों के साथ आएगी, पर ये सारी टर्म्स पूछी जाती हैं आपसे। इन टर्म्स के बिना हमें नियम भी समझ में नहीं आएंगे। लक्षण प्रारूप क्या होता है? सजीवों के लक्षण जिन्हें भौतिक रूप से देखा जा सकता है उन्हें लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण का नियंत्रण जीन के द्वारा ही होता है। लक्षण प्रारूप का मतलब ये है कि पौधे को देख के हम ये कह सकते हैं कि भाई ये पौधा लंबा है, तो उसकी लंबाई हमें विजुअल हो रही है, दिखाई दे रही है, तो उसे हमने लक्षण प्रारूप कह दिया। या फिर हम कहते हैं इस पौधे पे सफ़ेद फूल है, या फिर इस जैसे मटर के पौधे की बात कर रहे हैं तो मटर के पौधे पे सफ़ेद फूल भी हो सकते हैं, फूलों का रंग बैंगनी भी हो सकता है, और भी कई प्रकार के रंग हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कहें कि मटर का जो बीज होता है उस बीज का जो आकार है बिल्कुल एक तो गोल आकार होता है, एक थोड़ा सा बीज के अंदर धब्बे टाइप होगा झुर्रीदार। तो इस टाइप से हम आकार उन चीज़ों को बाहर से देख सकते हैं, फिजिकली भौतिक रूप से जो चीज़ें दिखाई दे रही है उन्हें हम कह रहे हैं लक्षण प्रारूप। अब दूसरा है आपके जीन प्रारूप। अब जीन प्रारूप का मतलब कि उसका कोशिका का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो सेल है वो वास्तव में उस सेल के अंदर जो डीएनए है, यानी मैंने आपको कल बताया था कि गुणसूत्र किससे बना है? डीएनए से। उसका जो संगठन है, कंपोजिशन है, वो कैसा है, उसके आधार पर जीन प्रारूप। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, आज भी पढ़ाया था मैंने आपको कि जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म एलील, एक जीन आपको पता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म के रूप में एग्जिस्ट कर रही है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम ह्यूमन मानव शरीर की बात करें तो हमारे जो 100% जीन है उनमें से 30% जीन ऐसी है जो डाई का मतलब 2 रूप में होती है हमेशा, यानी कि उसकी 2 फॉर्म्स होती है। 30% जो जीन है हमारे, 70% से भी कम है, 70 के लगभग मान लो, वो मोनो है आपके, यानी कि उसका एक ही प्रारूप है, 2 नहीं है। कुछ ऐसी है जिनके 4 या 5 प्रारूप भी हैं जीन के। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं लास्ट में जैसे कि जीन प्रारूप, जीवों की उत्पन्न संतति, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, के जीन स्वरूप को ही जीन प्रारूप कहते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने सपोज करो कि ये शब्द हैं आपके कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। दिखने में तो ये लंबा दिखेगा, ये पादप कैसा होगा? लंबा, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी है। लेकिन एक्चुअल टी में अगर इसका जीन प्रारूप देखें तो ये होगा अशुद्ध लंबा। ये किस प्रकार से लंबा हो जाएगा? आपके अशुद्ध, यानी प्योर ही लंबा नहीं है। और एक होता है टी, ये हो गया आपके शुद्ध लंबा। तो केवल हमने एक शब्द दिया है, कैपिटल टी को देखते ही हमने अगर ये कह दिया कि पादप लंबा है, तो हम केवल लक्षण प्रारूप की बात कर रहे हैं, यानी केवल बाहर से देख के बता रहे हैं। और हमने अगर इसका पूरी तरीके से अध्ययन किया इसका कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हम कहेंगे ये अशुद्ध लंबा है। अगर ये दोनों कैपिटल टी होते तो हम कहते हैं ये शुद्ध लंबा है। तो जीन प्रारूप हमें प्योर ब्रीड के बारे में बताता है कि ब्रीड की एक्चुअल जो कंडीशन है वो क्या है, ये प्योर है या इम्प्योर है। अगर पूरी तरीके से आपको संतुष्ट होना है तो जीन प्रारूप करके देगा। लक्षण यानी बाहर से देखी हुई चीज़ है। फिर आपके टॉपिक है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का मतलब कि 2 गुणों वाले पौधों को हम आपस में क्रॉस करा रहे हैं तो 2 अलग अलग पादपों के गुण मिलेंगे, तो उसे संकरण कहते हैं। 2 भिन्न गुणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने की क्रिया को संकरण कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा चलेगा आपके अभी, ये तीनों लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप और संकरण, ये तीनों बहुत ज़्यादा आने वाले हैं आपके अभी इस टॉपिक के बाद में। इसके बाद में आपके कम से कम 5 या 6 टर्म्स और है जो भी अभी आपके चल रही है, आपको बस ध्यान देना लगातार।
आपके इसके अंदर 3 टर्म्स है। ये जो 15 नंबर की टर्म्स है तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, व्युत्क्रम क्रॉस, पर दोनों तीनों को एक साथ मैं आपको डिफरेंशिएशन क्या अंतर है तीनों में ये बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके। जैसे कि है परीक्षण क्रॉस, संकर पूर्वज या पश्च संकरण या इसको व्युत्क्रम क्रॉस, 3 क्रॉस हैं अलग अलग आपके। तो फर्स्ट है टेस्ट क्रॉस। अब कोई ब्रीड है यानी कि किसी पादप की कोई किस्म है, जैसे आपके उदयपुर में मक्का हो रही है तो मक्का की कौन सी किस्म है, उसमें क्या फल वगैरह, मतलब उसका उत्पादन अच्छा है या नहीं है, उसको देखने के लिए हम परीक्षण क्रॉस करते हैं। इसी तरीके से संकर पूर्वज, पहले के आपके जो पैतृक है F0 उसका पता लगाने के लिए इसको करते हैं। ये है आपके व्युत्पन्न क्रॉस, इसमें भी एक तरीके से पुरानी चीज़ें देखी जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहला इस शब्द को ध्यान से देखना, वह संकरण जिसमें कि F1 PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ करवाया जाता है। अब जैसे सपोज करो कि कैपिटल T स्मॉल t गुणा कैपिटल T स्मॉल t, हमने दोनों आपके नर और जो मादा लिए हैं वो दोनों के दोनों आपके विषम युग्मजी लिए हैं। दोनों का जो आपके आएगा कैपिटल T स्मॉल t, ये आगे आपके एक चयन कर लिया हमने, युग्मक का जोड़ा। अब इसको क्रॉस करवा रहे हैं हम, ये मैं पहली बार आपको क्रॉस करवा के बता रहा हूँ आपको, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना हो। कैपिटल T स्मॉल t, ऊपर भी होगा आपके कैपिटल T स्मॉल t, ये पूरा सब कुछ इसी पे डिपेंड चलेगा आगे पूरा पूरा। अब कैपिटल T को कैपिटल T से गुणा करेंगे तो दोनों बॉक्स के अंदर कैपिटल T, फिर कैपिटल T को स्मॉल t से गुणा करेंगे, फिर क्या आपके ये इस T का बात खत्म हो गया, फिर इस वाले का क्रॉस, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T यानी स्मॉल t, अब स्मॉल t। अब हमारे पास जो आया है, अब ये हमारे पास एक तरीके से जो रिजल्ट आया है आपके वो आया है F1 के अंदर। तो 2 चीज़ें आप देख रहे हो, कैपिटल T एक आया है, फिर इसके बाद में आपके कैपिटल T स्मॉल t ये 2 आया है, और स्मॉल t ये आपके 1 आया। अब इनमें से हम कह रहे हैं कि वह संकरण जिसमें F1 PD का संकरण, F1 का मतलब इनमें से F1 PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ करवाया जाए। अब यहाँ पे जो हमने लिए हैं इसमें तो कोई अप्रभावी था ही नहीं, इसमें तो आपको पता है कि ये भी प्रभावी ये भी प्रभावी। तो ये जो आपकी क्रॉस है इसमें अब हमें देखना पड़ेगा अप्रभावी होता है ये आपके स्मॉल t। अब अगर हम स्मॉल t देखते हैं तो ये तो आपके सारे के सारे रिजल्ट आए किसके हैं, ये पूरे रिजल्ट किसके हैं, F1 के। अब इनमें से इससे कराओ चाहे इससे कराओ चाहे इससे कराओ, किसी से भी कराओ, पर कराओ किसका, अप्रभावी का, यानी कि स्मॉल t क्या है आपके अप्रभावी है। अब आप अगर इस अप्रभावी से सपोज करो कैपिटल T का कराओगे, जैसे सपोज करो ये आपके स्मॉल t है, ये आपके है स्मॉल t। अब अगर हम फर्स्ट वाले का कराते हैं, क्रॉस करवाया हमने कैपिटल T, तो आपको पता है रिजल्ट आएगा एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, यानी कि रिजल्ट आएगा प्रभावी। तो हम कहेंगे कि हमारी जो ब्रीड है, जो किस्म है वो कैसी है, शुद्ध है। कैसी है हमारी, शुद्ध थी, क्योंकि शुद्ध होने पे ही गुण प्रभावी आएगा बिल्कुल। अब सपोज करो स्मॉल t, इसका अगर हम क्रॉस इस दूसरे वाले से करा देते हैं जिसमें आ रहा है आपके कैपिटल T स्मॉल t, तो इसमें भी आप देखोगे तो 2 ब्रीड आ गए आपके, कैपिटल T, अब आपके आ गया कैपिटल T, एक वाला तो ये आ गया, दूसरा स्मॉल t, तो आपके दूसरा रिजल्ट आया आपके स्मॉल t। यानी कि कुछ पादप तो आपके क्या होंगे, लंबे होंगे, और कुछ पादप क्या होंगे आपके बिल्कुल बौने होंगे। बौने कैसे होंगे, शुद्ध। तो हम ये कह देंगे कि ये जो ब्रीड है ये अशुद्ध लंबी है। और अगर हम बात करें सबसे नीचे आपके स्मॉल t गुणा स्मॉल t, तो एक रिजल्ट आने वाला है स्मॉल t गुणा स्मॉल t। तो हम कह देंगे कि जो ब्रीड है वो आपके शुद्ध बौनी है, यानी कि बौनापन का करेक्टर है। तो ये जो टेक्स्ट जो क्रॉस है, परीक्षण जो संकरण है, इससे पादप की किस्म का पता लगाया जाता है कि पादप की जो किस्म है, जो आप मक्का आपने बोई है खेत के अंदर,
उस मक्का के अंदर जो ब्रीड यूज करी वो शुद्ध की है या अशुद्ध की है, शुद्ध बोनेपन वाली, यानी शुद्ध और अशुद्ध का पता लगाया जाता है आपके परीक्षण टेस्ट क्रॉस के द्वारा। अब इसी तरीके से आपके संकर, पूर्वज या पश्च संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है। अब आपको पता है कि ये आपके F1 पीढ़ी आई है, अब इसका क्रॉस आप किसी से भी करा दो, ये जो आपके F1 पीढ़ी आई है इतनी 3 जो आपको किस्म मिली, चाहे आप नर से करा दो चाहे मादा से करा दो, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके संकर पूर्वज का रिजल्ट आएगा। और इसी तरीके से है आपके व्युत्क्रम क्रॉस, वह संकरण जिसमें एक पादप है जिसको हमने कैपिटल टी यानी कि लंबा पादप को हमने नर माना है, वह वी पादप स्मॉल टी को हमने मादा माना है, मादा जनकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तथा दूसरे जो संकरण है उसके अंदर क्या होगा कि ये जो क्रम है ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि जहाँ हमने नर को लिया है वहाँ पे हम क्या लेंगे, मादा को, और जहाँ पे हमने मादा को लिया है वहाँ पे क्या ले लेंगे, नर, यानी कैपिटल टी दूसरे में हो जाएगी मादा और आपके स्मॉल टी दूसरे में हो जाएगी नर। ऐसा उल्टा संकरण हो जाता है, तो इस प्रकार के संकरण को हम बोलेंगे व्युत्क्रम, उल्टा संकरण। तो ये आपके मेनली आपके टेस्ट क्रॉस ज़्यादा काम आता है कि किस हाइब्रिड को आपने यूज किया है और उससे हमें कौन सी किस्म का पता चल रहा है, यानी शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका पता हमें लगातार चल रहा है। तो ये आपकी कंप्लीटली अब हो चुकी है टर्मिनोलॉजी, यानी कि मेंडल की जो शब्दावली वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मेंडल के नियम चलने से पहले मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, मटर का पौधा ही क्यों लिया उन्होंने, और मटर के पौधे के जो गुण हैं, 7 जो प्रिप्यार्सी लक्षण हैं उसके, उनको हम समझेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो है आपका इसके बाद जो आ रहा है उसमें आपके मटर के पौधे से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। हमारी जो क्लास है वो चल रही थी जेनेटिक्स के ऊपर, आनुवंशिकता, मेंडल के नियम हम पढ़ रहे थे। तो मेंडल के नियमों को समझाने के लिए हमने शब्दावली पढ़ ली है इसकी, मेंडल की जीवनी पढ़ ली है, उस समय मेंडल ने क्या क्या कार्य किया वो पूरा आपको जीवनी के साथ मैंने बता दिया है। पर उस समय क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का ज़्यादा श्रेय था, तो कई वैज्ञानिक थे जो कि केमिस्ट्री को लेके काम कर रहे थे, तो मेंडल ने जो भी कार्य किया था उसको इग्नोर कर दिया उस समय। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेंडल के जो कार्य थे उनको महत्वता, यानी उनको नॉलेज के लिए देखा अन्य 3 वैज्ञानिक जिनका नाम था, पहला वैज्ञानिक था हॉलैंड के हुगो डेवरिच, दूसरा था जर्मनी की कॉल कॉरेंस, और तीसरे वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के, जहाँ से मेंडल थे वहीं के, इरविन वॉन सेलमॉक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल की खोज को दोबारा खोजा और समझाया जो मेंडल ने पहले किया था। ये 19वीं शताब्दी के समथिंग, 19वीं सेंचुरी के समथिंग इस खोज को वापस सबके सामने लाए ये तीनों वैज्ञानिक। अब मेंडल की जो सफलता के कारण है, यानी मेंडल ने जो अपने जितने भी प्रयोग किए उसके सफलता के कारण 2-3 हैं। उनमें मुख्य जो कारण है वो ये है कि एक समय में मेंडल ने एक लक्षण की वंशानुगति का धैर्यपूर्वक अध्ययन किया, यानी उसने डेडिकेट होके एक कैरेक्टर को देखा कि भाई किस प्रकार एक कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, दूसरे कैरेक्टर पे ध्यान नहीं दिया, वो एक कैरेक्टर को पर्टिकुलर पकड़ के और काम करता रहा। क्योंकि आपने देखा है कि 1856 से लेकर 1863 तक 8 साल तक मेंडल ने काम किया है और लगातार वो चीज़ों को देखता रहा है। उसने स्टैटिकल जो आंकड़े थे, जो भी स्टैटिकल आंकड़े थे उनका एनालिसिस करके उसने एक एक रिजल्ट को लिखा, समझा। प्रयोगों के लिए सदैव आनुवंशिक शुद्ध पादपों यानी प्योर ब्रीड का ही चयन किया उसने। जो भी उसने प्रैक्टिकल किया उसका सबका स्टैटिकल एनालिसिस करके रिकॉर्ड के रूप में उसको उसने लिखा। फिर है कि मेंडल के द्वारा प्रयोग के लिए उद्यान मटर यानी पाइसम सटाइवम जो उद्यान मटर है उसका ही चयन क्यों किया, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। तो उसका कारण ये है कि मटर का जो पौधा है वो छोटा होता है, जिससे कम स्थान पर उगाने के साथ देख रेख सरलता से हो सकती है, यानी कि सिंपल वे में हम उसकी देख रेख कर सकते हैं, कम स्थान पे वो उग सकता है क्योंकि छोटे पौधे होते हैं। फसल जो है मेंडल की मटर की जो फसल है, मेंडल ने देखा 1 वर्षीय पादप है ये, तो इसकी सभी अवस्थाएं अंकुरित होने से बीज बनने तक की जो प्रोसेस वो 3 या 4 महीने में कंप्लीट हो जाती। अब आपको पता है कि 1 साल के अंदर हम 3 बार इसकी फसल को ले सकते हैं। मटर के फूल द्विलिंगी
तथा फूलों की जो रचना है वो इस प्रकार की बनी होती है कि प्राकृतिक रूप से स्वपरागण तो होता ही है, पर परागण कृत्रिम रूप विपुंसन से हम सरलता से उसमें करवा सकते हैं। मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया था क्लास के अंदर, मैंने आपको बता दिया था कि द्विलिंगी पादप जो पुष्प है वो क्या होते हैं। दोनों जननांग पाए जाते हैं, जायांग और पोमंग दोनों एक ही पुष्प पे पाए जाते हैं, तो वो द्विलिंगी पुष्प होता है, यानी दोनों लिंग एक ही जगह है। पुष्प 8वीं क्लास में टॉपिक दे रखा है, पादप जनन के अंदर आपको अच्छे से समझा रखा है, मैंने बोर्ड पे आपको समझा भी दिया था। मटर की फली में बीजों की संख्या पर्याप्त होती, काफ़ी बीज पाए जाते हैं, अल्प समय में बीज पक भी जाते हैं। मटर के पौधे में अनेक स्पष्ट दिखाई देने वाले 7 जोड़ी बीपीआरसी यानी कॉन्ट्रास्टिंग जो लक्षण हैं वो लक्षणों का हम अध्ययन करेंगे, उनको देखेंगे। अब 7 जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं? लक्षण है पौधे की लंबाई, पहला लक्षण है लंबाई, पुष्प की स्थिति, जो पुष्प है फूल है जो उसका रंग, फली का रंग, फली का आकार, बीज का रंग और बीज का आकार, ये 7 इसमें लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण, प्रभावी एलील कौन सी है, अप्रभावी यानी कि रिसेसिव अप्रभावी एलील कौन सी है, उनको हम देख रहे हैं। जैसे कि पौधे की लंबाई की बात करें तो या तो पौधा लंबा होगा या फिर पौधा कैसा होगा, बौना होगा। तो लंबे को हम समझाने के लिए कैपिटल टी का यूज कर रहे हैं, और जो यहाँ पे हमने टॉल दिया उसी का स्मॉल सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे। अंग्रेजी के ये 2 आपके लेटर्स हैं, कैपिटल और स्मॉल। इसी तरीके से पुष्प की स्थिति कक्षस्थ है या अग्रस्त है, टर्मिनल है। तो पौधे की लंबाई तो चलो हमारे समझ में आ गया कि भाई चलो ये पौधे की आपकी लंबाई है। अगर आप देखो तो जैसे एक पौधे ये है और एक पौधा ये है, तो ये पौधे की लंबाई होगी। अब इसको कैसे समझे, ये जैसे कि पुष्प इस तरीके से लग रहा है कक्षस्थ, तो इसे कहते हैं कक्षस्थ। और अगर पुष्प इस तरीके से केवल टर्मिनल पे लग रहा है, सबसे ऊपर लग रहा है टर्मिनल पे, तो इसे कहते हैं हम अग्रस्थ। तो कक्षस्थ और अग्रस्थ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि पुष्प का जो रंग है वो कैसा है, बैंगनी है या सफ़ेद है, यानी आपके पर्पल, यानी पुष्प का जो रंग है आपके वो पर्पल रंग का पुष्प है या आपके सफ़ेद रंग का पुष्प है। अगर हम पुष्प की बात करें तो 2 पुष्प के रंग हो गए आपके। अब दोनों रंगों में से हम देख रहे हैं कि एक प्रभावी रंग है और एक अप्रभावी रंग है। इसी प्रकार से जो फली का आकार है, उस फली का रंग है वो आपके हरा है या पीला है, रंग के भी 2 प्रकार से हो सकते हैं। इसी प्रकार से फली का जो आकार है वो इन्फ्लेटेड, फूली हुई है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, यानी कि फली इस तरीके से आपकी फूली हुई है या फिर इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्टेड है, यानी कि एक तो बीज इस तरीके से लगे हुए हैं, इसके बीच में एक बीज इस तरीके से लगे हुए हैं, तो फली की आकृति के आधार पे भी है। फिर 5वां पॉइंट है आपके कि बीज का जो रंग है, बीज का रंग पीला है या हरा है। फिर ऐसे है बीज का आकार, अब बीज अगर गोल है बिल्कुल राउंड, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हैं तो एक बॉल होती है बिल्कुल राउंड गोल, और एक बॉल होती है जिसमें पिच की जैसी अवस्थाएं होती है ऐसे। तो जो बीज का जो आकार दे रखा है वो राउंडेड है या झुर्रीदार है, बीच बीच में धब्बे हैं क्या, इस तरीके से मेंडल ने मटर के 7 बीपीआरसी लक्षण, बीपीआरसी का मतलब 1 के 2 एलील, उनका चयन किया और उनको देखा। और ये जितने भी आपके लक्षण हैं ज़्यादातर रंग वाले गुणसूत्र 1 पे पाए जाते हैं, 14 इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो रंग वाला है कैरेक्टर ज़्यादातर 1 पे पाया जाता है, हाइट वाला आपके 4 पे, बीज का आकार शायद 5 पे। इस तरीके से 1, 4, 5 और 7 4 गुणसूत्र हैं जिन पे पाए जाते हैं। अनमैच्योर होते हैं वो 4 पे, फिर वो 7 पे या 5 पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आपके ये गुणसूत्रों पे दे रखा है। तो हम अगर बात करें कि मेंडल ने कितने लक्षण लिए, तो लक्षणों की बात करें तो लक्षण आपके सामने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लक्षण लिए। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि मेंडल ने कितनी किस्म ली, कितने प्रकार के पौधे लिए, तो पौधे उसने 14 प्रकार के लिए थे। एक पौधा लंबा, एक पौधा बौना, एक पौधा जिस पे फूल लगते हैं कक्षस्थ में, एक पौधा जिस पे फूल लगते हैं ऊपरी ऊपर अग्रस्थ में, एक पुष्प है जिसका जो पौधा है उस पर जो पुष्प लग रहे हैं वो बैंगनी रंग के हैं यानी पर्पल गुलाबी टाइप, और एक जो है आपके वो है सफ़ेद। फली का जो आकार है एक में है हरा और दूसरे में है पीला फली का रंग। फली का जो आकार है एक में फूली हुई फली है, एक में आपके संकीर्णित है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। और फली का जो रंग है, बीज का जो रंग है आपके एक पीला में है और एक हरे में है। और बीज का जो आकार है एक आपके गोल है और दूसरा है आपके रिंकल्ड है, झुर्रीदार। तो इस तरीके से आपके मेंडल की बात करें तो मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे।
7 लक्षण एवं 14 किस्में ली थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको कि मेंडल का जो काम हुआ था 6 जनवरी 1800 समथिंग उसकी डेथ हो गई थी। लगभग उसकी डेथ का अगर हम टाइम और पीरियड देखें तो उसका डेथ का जो टाइम और पीरियड है आपके 6 जनवरी शायद 84 समथिंग वो ख़त्म हो गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो ये हमारे मेंडल की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम। अब मेंडल के इसके जस्ट बाद स्टार्ट होगा मेंडल के नियम। अब नियम से पहले मैंने आपको बता दिया कि मेंडल ने आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता में हमने उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है पूरी की पूरी। इसके अलावा हमने आनुवंशिकता के अंदर हम देखें तो उसने किस प्रकार से प्रयोगों से पहले क्या क्या किया वो सारा पढ़ लिया। 8 साल तक ऐसे रिसर्च की, उसकी जो रिसर्च है पहली बार कहाँ छपी, किस में प्रकाशन में आई, क्यों, फिर उस रिसर्च को उस समय दबा दिया गया। बाद में हम देखते हैं कि 3 वैज्ञानिक आके उसके रिसर्च को वापस करते हैं। इस प्रकार से आपके जो मेंडल वाला टॉपिक है ये कंप्लीट यहाँ होता है। अब इसके नियम चलेंगे आपके, यानी कि इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने आपको मेंडल के आनुवंशिकता क्या है इसके बारे में समझा दिया है। मेंडल ने आनुवंशिकता को अपनी जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली, उसके आधार पर कैसे समझाने की कोशिश की, यह आपको बता दिया है। मेंडल की पूरी जीवनी के बारे में बता दिया है और ये सारा कुछ मैंने बता दिया। अब चलेंगे कि मेंडल ने जो 8 साल तक किया, यानी कि स्टैटिक जो एनालिसिस किया, उसने 3 नियम दिए। नियम तो बहुत सारे दिए लेकिन उनमें से 3 नियम हैं जो कि हमें स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं और जो आनुवंशिकता पे लागू होते हैं। ठीक है, तो वो नियम अब इसके बाद पढ़ेंगे। अब यहाँ तक आप कंप्लीटली इसको उतारो और समझो। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। देखो, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको मेंडल की सारी शब्दावली, मेंडल की जीवनी, मेंडल से रिलेटेड मटर का पौधे का चयन क्यों किया, मटर का पौधा ही क्यों चयन किया उसने, उसके सफलता के कारण क्या थे, ये सब कुछ मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ। इवन कल क्लास के अंदर मैंने आपको मटर के तीनों नियमों के बारे में विस्तृत रूप से समझाया है। चेकर बोर्ड बना के, डायग्राम बना के सारा कुछ बताया है। अब मैं दोबारा आपको मेंडल के नियम बता रहा हूँ, इसकी समरी बता रहा हूँ पूरी तरीके से। एक एक नियम को अलग से समझाऊंगा। पहले मेंडल के नियम की तीनों की समरी आप समझ लो स्टूडेंट्स। जो विद्यार्थी स्कूल में प्रॉब्लम क्लासेस में नहीं थे वो आराम से समझ लो इस चीज़ को। देखो, हम पढ़ रहे हैं कि मेंडल ने अपने उद्यान मटर यानी पाइसम सटाइवम, ये शब्द को याद रखना, पाइसम सटाइवम, ये इसका बॉटनिकल नाम, वैज्ञानिक नाम, के संकरण पर प्रयोग से महत्वपूर्ण नियम दिए। आनुवंशिकता या वंशानुगति के नियम समझाए, यानी जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस के जितने भी नियम हैं उनको समझाया। नियमों को समझोगे तो ऐसा लगेगा तीनों एक ही बात है, पर समझने में आपके जब आएंगे जब तीनों बहुत अलग अलग है। जैसे कि पहला नियम कहता है प्रभाविता का नियम। जो फर्स्ट नियम है वो है आपके प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता के नियम में क्या होता है कि एक लक्षण तो होगा प्रभावी और एक लक्षण होगा अप्रभावी। अब हम उस नियम को पढ़ गए तो ये आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे कि कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा लक्षण अप्रभावी है। उसको हम विजुअल कर सकते हैं, उसके बारे में हम हमारे दिमाग में एक इमेज बना सकते हैं कि ये कोई हमारा खेत है। इस खेत के अंदर हमने मटर के 2 पादपों को, यानी कि 2 पादपों के हमने कैरेक्टर लिए। एक पादप है आपका लंबा और एक पादप है बौना, यानी 2 लक्षण। यानी कि आपके जो लक्षण है वो है पादप की हाइट, पादप की ऊंचाई। अब आपको पता है जो लंबा पादप है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल टी, और शुद्ध बौना जो पादप है उसके लिए यूज़ करते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब हमने इन दोनों पादपों के मध्य में क्या करवाया, क्रॉस करवाया, क्रॉस। तो हमें जो मिला वो मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी जब हमने दोनों में क्रॉस कराया तो पूरे के पूरे खेत के अंदर हमें केवल लंबे लंबे पादप मिले।
यानी कि जो पादप मिले वो पूरे खेत के अंदर लंबे लंबे मिले। ये जो जनरेशन थी ये थी F1 जनरेशन। तो हमने कहा कि ये जो बोना वाला पादप है, ये जो छोटा वाला पादप है बोना वाला पादप, इस पादप का जो लक्षण है यानी इसकी जो हाइट है बोनेपन की, ये दब गई है, यानी कि ये अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाया। तो इस शब्द को देखो, जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी, समयुग्मजी का मतलब टी कैपिटल टी समान युग्मज, बिल्कुल समान दोनों समयुग्मजी पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी उपस्थिति व्यक्त करता है या दर्शाता है उसे प्रभावी या डोमिनेंट लक्षण कहते हैं, और जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता उसे अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं, लक्षण कहते हैं। अब आपको पता है कि जो दिख रहा है वो प्रभावी और जो नहीं दिख रहा है वो अप्रभावी। तो इसमें आपको पता है कि इसमें जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी का जो लक्षण है लंबेपन का, यानी पादप लंबा होगा, वो तो दिख रहा है, और स्मॉल टी क्या हो गया इसमें अप्रभावी, एक भी पादप बौना नहीं है। तो जो लक्षण दिख नहीं रहा उसे हमने अप्रभावी कहा, और जो लक्षण दिख रहा है उसे हमने क्या कहा, प्रभावी। अब आपको पता है कि हम देखें तो जैसे हमने अगर बनाते हैं हम इस तरीके से, तो आप देख सकते हो एक तरफ आपने जो प्लांट लिया है वो मादा स्मॉल टी, एक तरफ जो आपने प्लांट लिया है वो है कैपिटल टी, एक तरफ नर और एक तरफ मादा। अब कैपिटल टी को स्मॉल टी से गुणा करो, कैपिटल टी और ऊपर से क्या है स्मॉल टी, ये चारों बॉक्स इसी तरीके से भरे जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि सबको गुणा करके देख लो। तो जो F1 पीढ़ी में जो हमें रेशो प्राप्त हुआ वो रेशो प्राप्त हुआ आपके 4:0, यानी कि सारे के सारे कैसे प्राप्त हुए, पादप लंबे, यानी इसका हमें फिनोटाइप देखने में भी सारे के सारे पादप कैसे लंबे हैं, और जीनोटाइप यानी जीन स्ट्रक्चर भी कैसे सारे पादपों के लंबे बन गए, पर लंबे कैसे हैं हमारे, अशुद्ध हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो रेशो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ हमें 4:4 यानी 4:0, यानी कि आपके 4:0। अब ये F1 पीढ़ी का रिजल्ट है। अब सपोज करो कि अगर मैं F2 पीढ़ी में इसको लेके जाता हूँ तो वो दूसरे नियम में, हम इस नियम को यूज कर रहे हैं अब दूसरे नियम में। दूसरा नियम कहता है कि पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब इसमें क्या है कि ये कहा गया है कि भाई जो भी आपके पास ये F1 पीढ़ी में जो ऑफ स्प्रिंग बनी है, जो संकर पादप जो आपके सामने बने हैं, भाई इन दोनों को मिलाने पे जो पादप आए हैं उन पादपों के लिए कहा गया है कि F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी, विषम युग्म में तो मतलब होता है आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग अलग है। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी से युग्मक बनते समय दोनों एलील युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होकर युग्मकों में चले जाते हैं, युग्मकों में चले जाते हैं। ये युग्मक निर्माण जब होगा जब दोनों के दोनों अलग अलग चले जाएंगे, कैपिटल टी अलग जाएगा और आपके स्मॉल टी अलग चले जाएगा। प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी ही पाया जाता है, यानी कि एक लक्षण के लिए कैपिटल होगा या स्मॉल होगा युग्मक के अंदर, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब क्या होता है, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हो कि हमने यहाँ से F1 पीढ़ी से हमने लिया, हमारे सबके अंदर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब हमने जब लिया तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब जब इसके अंदर कोशिका विभाजन चलेगा, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कौन सा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को 9th क्लास में और मैंने आपको लिखने को दिया था। अब अर्धसूत्री जब कोशिका विभाजन चलेगा तो ये एक अलग गुणसूत्र है और ये एक अलग गुणसूत्र है। अब जब युग्मक बनेंगे तो कैपिटल टी एक गुणसूत्र अलग चलेगा और दूसरा आपके स्मॉल टी ये गुणसूत्र अलग चलेगा। अब ये एक अलग युग्मक है और ये एक अलग युग्मक है, तो ये दोनों इस तरीके से आपके सेग्रीगेट हुए हैं, यानी कि विभाजित हुए हैं, कि जिससे हम कह सकते हैं कि ये युग्मक बिल्कुल अलग अलग चले गए हैं आपके, ये युग्मक बिल्कुल अलग अलग चले गए हैं आपके। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ही क्या होता है कि गुणसूत्रों का आधा हो जाना आपके। देखो ये हमने F1 पीढ़ी से किसी एक पूरी प्रोजेनी
यानी पूरा पूरा एक पेड़ ले लिया। अब इस पेड़ से आगे जब जाएंगी चीज़ें तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग, इस तरीके से हो जाएंगे। अब जब हम इनमें क्रॉस कराएंगे आपस में तो हम देखेंगे कि रिजल्ट अलग अलग आएगा, तभी तो युग्मकों की शुद्धता का पता चलेगा। अब क्या हो रहा है कि मैं इसी का क्रॉस करवा रहा हूँ आगे। ये तो क्या बन गए हमारे युग्मक, ये तो क्या बन चुके युग्मक। और कैसे बने आपके युग्मक? शुद्ध। यानी इनका क्या हो गया है? विभाजन हो गया, पृथक्करण हो गया। दोनों युग्मक क्या हो गए आपस में? ये पृथक हो गए और बिल्कुल शुद्ध रूप से कैपिटल और स्मॉल अलग अलग हो गए। अब अगर मैं क्रॉस करवाता हूँ तो ध्यान से देख लो, ये आपको पता है ये कौन सा रिजल्ट है? F1PD। अब F1PD का मैं आपस में क्रॉस करवा रहा हूँ, इसमें स्व परागण हो रहा है आपके, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ रख दिया नर, एक तरफ फिर से वही मादा, कैपिटल टी आपके और आपके स्मॉल टी। तो कैपिटल से कैपिटल को गुणा करो तो दोनों कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल को गुणा करो तो कैपिटल और स्मॉल, फिर आपके कैपिटल से स्मॉल को गुणा करो तो कैपिटल और स्मॉल, फिर आपके स्मॉल टी से स्मॉल टी को गुणा करो तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे? आपके स्मॉल टी। अब आप देख रहे हो कि जो रेशा आ रहा है वो आ रहा है आपके रेशो आपको लंबा लंबा लंबा, यानी कि 3 तो आपको कैसे दिख रहे हैं? लंबे, और एक कैसा दिख रहा है आपको? बौना। यानी कि आप देख रहे हो कि जो F2PD का रिजल्ट आया है, F2PD का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है? 3:1। अगर ये युग्मक अगर शुद्ध तरीके से, यानी कि बिल्कुल अलग नहीं होते, पृथक नहीं होते, तो F2PD के अंदर एक जो आया है स्मॉल बौना पादप वो कभी नहीं आता, अगर ये शुद्ध तरीके से अलग नहीं होते। इसको और डिटेल से हम क्लास में पढ़ेंगे और बाकी मैं जब इसको अलग से पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अब बात आती है आपके थर्ड नियम, जो आपका तीसरा नियम है उसकी बात आती है आपकी। तो इसमें देखो क्या कह रहा है ये कि यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का द्विसंकरण करवाया जाए, यानी कि 2 या 2 से अधिक, बात देखो लक्षण कितने लेने पड़ रहे हैं? 2 या 2 से, एक से काम नहीं चलेगा, 2। इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, द्विसंकरण होगा। विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का द्विसंकरण, शब्द को देखना, द्विसंकरण कराया जाता है तो लक्षणों की वंशानुगति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी लक्षणों की जो वंशानुगति होगी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी एलील्स केवल पृथक ही नहीं अपितु भिन्न भिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं या स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अतः इसे स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहते हैं। अब इसमें क्या है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि एक जो हमने पादप लिया वो पादप क्या है? लंबा है। पादप कैसा है? लंबा है। और उस लंबे पादप पे जो पुष्प लगते हैं वो कैसे लगते हैं? आपके लाल। वो कैसे पुष्प लगते हैं उस पादप पे? लाल। और एक जो दूसरे पादप से हम क्रॉस करवा रहे हैं वो पादप है कैसा? बौना। और उस पर जो पुष्प लगते हैं वो लगते हैं आपके सफ़ेद। उस पर पुष्प कैसे लगते हैं? सफ़ेद। तो आपको पता है कैपिटल टी, लाल के लिए कैपिटल आर, यहाँ पे बौने के लिए स्मॉल टी, और सफ़ेद के लिए आप क्या लिखोगे? स्मॉल आर। तो हमने क्या देखा कि इनके बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो हमने देखा कि हमें जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ इसमें से कैपिटल टी और आपके कैपिटल आर। ध्यान से देखो, इसमें जो प्राप्त हुआ, हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ यहाँ से इनके क्रॉस करवाने पे जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ हमें कि कैपिटल टी और कैपिटल आर, यानी लंबा और लाल पादप प्राप्त हुए, कोई दिक्कत नहीं है, लंबे वाले लाल फूल लग रहे हैं लंबे वाले पे। एक प्राप्त हुआ हमें कैपिटल टी स्मॉल आर। अब ये यहाँ हमें एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि पादप तो लंबा है लेकिन पुष्प कौन सा लग गया उसके ऊपर? सफ़ेद, क्योंकि स्मॉल आर तो सफ़ेद के लिए है। यानी कि एक लक्षण ने, यानी कि जो लंबा पादप था जिस पे पुष्प हमेशा लाल कलर के आते थे, अब उस लंबे पादप पे पुष्प कौन से कलर के आ गए? सफ़ेद कलर के। यानी कि एक लक्षण दूसरे लक्षण के साथ बंधा हुआ नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। यानी कि लंबे वाले जो पादप है उसने सफ़ेद फूल के कैरेक्टर को ले लिया है, यानी कि सफ़ेद लक्षण को ले लिया, उसने सफ़ेद फूल लग रहे हैं, जबकि सफ़ेद पुष्प तो हमेशा बौने पादप पे लग रहे थे। अब एक नई चीज़ और देख रहे हैं,
क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हम देख रहे हैं स्मॉल टी और कैपिटल आर। ये भी एक नया रिजल्ट मिला है कि पादप तो है छोटा लेकिन पुष्प कैसे लग गया उसके ऊपर लाल रंग का, तो ये भी नया रिजल्ट आया है। और लास्ट में हम देख लें आपके कि स्मॉल टी और स्मॉल आर, यानी कि आपके बौना पादप और सफ़ेद फूल। तो ये दो रिजल्ट जो आए हैं आपके सामने, ये वाले दो रिजल्ट, ये तो सेम टू सेम जैसे पादप थे कि भाई लंबा पादप लाल पुष्प, छोटा पादप सफ़ेद पुष्प, ये तो चलो मान लिया कि भाई ये तो होने ही थे। लेकिन ये दो रिजल्ट जो आए हैं दो, इसको देखो, ये क्या है कि आपके लंबे पादप के साथ हमेशा लाल रंग का पुष्प होना चाहिए था, लेकिन पुष्प किस प्रकार का आ गया, सफ़ेद रंग का। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी ये युग्म विकल्पी जो है वो एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करता है, यानी कि लंबे वाले एलील ने ये नहीं कर सकता कि भाई मैं लाल वाले को छोड़ूंगा नहीं, वो अपने आप से स्वतंत्र गमन करेगा। तो इसी चीज़ को तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि पृथक्करण का नियम क्या कह रहा है कि एक गुण दूसरे गुण से दबा हुआ नहीं है, युग्मक बिल्कुल सेग्रीगेट होंगे अलग अलग। तो इस प्रकार से हमें ये तीनों नियम समझ में आते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि F1 पीढ़ी में जो प्रभावी, उसे प्रभाविता का नियम, यानी जो लक्षण प्रभावी है। दूसरा है कि F1 पीढ़ी के अंदर जो आपके आए हैं संकर, यानी कि ये जो रिजल्ट आया है, ये जब आके सेग्रीगेट होगा, अलग अलग होगा, तो युग्मक जो बनेंगे वो शुद्ध बनेंगे और पृथक बनेंगे, बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, दूषित नहीं होंगे। फिर तीसरा जो आपके है वो ये है कि एक लक्षण से दूसरा लक्षण बंधा हुआ नहीं है, तीनों अलग अलग गमन करेंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। आपको पता है कि ये फर्स्ट पीढ़ी है, तो ये दूसरी पीढ़ी के अंदर देखो, यानी कि बौना सफ़ेद तो आया है, इधर लंबा लाल भी आया है, पर दो नए दिख रहे हैं कि लंबा और सफ़ेद, यानी कि लंबे के साथ कौन सा पुष्प आ गया, सफ़ेद, और बौने के साथ कौन सा पुष्प आ गया, लाल। यानी कि एक लक्षण दूसरे लक्षण से बंधा हुआ नहीं है, और यही है हमारा स्वतंत्र अवयन का नियम। अब इस तरीके से आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है। बाकी हम इन नियमों का क्या महत्व है ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।